नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पीडीपी के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हालिया ट्वीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामलाल शर्मा ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि यहां महबूबा मुफ्ती हमेशा से देश विरोधी तत्वों के पक्ष में खड़ी रही, इसलिए अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा की सियासी जमीन खिसक चुकी है और वे विवादित बयान देकर अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता अब ऐसे बयानों से गुमराह नहीं होगी और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। के द्वारा जो ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के सर के, देखिए, महबूबा मुफ्ती जब से इलेक्शन आ रही हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी ज़मीन जो है वो खिसक गई है और किसी ना किसी तरीके से, और उनकी जो हमेशा से जो पॉलिटिक्स रही है वो तो चाहे तो टेररिस्ट उनकी उस तरीके से वो लेते थे, वो अप्रोच रही है, उनके घर में जाना, रोना धोना करना। उसके बाद जब उनको कुर्सी मिली तो वो नॉर्मल हो गई, और उसके बाद अब जो वो दोबारा इलेक्शन हारी हैं और बुरी तरह हारी हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो स्पेस उन्होंने लूज की है वो उसको रिस्टोर करना चाहती हैं कश्मीर के सेंटिमेंट्स को देख के। लेकिन कश्मीर की जनता भी जो है, वो जनता जनार्दन जो है वो पूरी सचेत है। मैं उसकी बात को इतना सीरियस मत लिया करो, क्योंकि उन्होंने तब भी कहा था कि अमरनाथ यात्रा की वजह से भी पोल्यूशन होता है। ये नहीं उनको पता कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है। और जब हम आंकड़े देते हैं कि इतने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, तो उसमें पिलग्रिम टूरिस्ट जो हैं ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है, मैं तो उनकी बात को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं। डेमोग्राफी कहाँ चेंज हो रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर में डेमोग्राफी कश्मीरियों के जाने से या नॉन कश्मीरी जो उस समय इतने बड़े टर्माइल में पिछले 35-36 साल से रह रहे हैं, उनके वहां पे जाने से हमारा जो सोशल फैब्रिक है और मजबूत होगा। उससे डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। ट्वीट से क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गर्मागर्म जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है पॉलिटिक्स में? नहीं, पॉलिटिक्स में गर्मा गर्मी नहीं बनी जाती। महबूबा मुफ्ती जी के ट्वीट को कोई अब ना जनता ना जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो जम्मू सहित अन्य जिलों में पीने के पानी की किल्लत को लेकर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जल आपूर्ति योजनाओं पर सवाल उठाए। जल जीवन मिशन को लागू करने को लेकर विपक्ष ने दावा किया है कि जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया और श्यामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में लोग अब भी टैंकरों के सहारे हैं, जबकि कागजों में 6% कवरेज दिखाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाने की मांग की। भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने पानी की किल्लत को लेकर सवाल उठाया और आपने ये भी कहा कि कई स्कीम्स जो है उन पर जो है वो काम नहीं किया गया। एक परसेंटेज भी आपने गिनवाई क्या? देखिए, एक केंद्र सरकार की एक योजना थी कि जिसमें जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल होना चाहिए और वो नल जिसमें पानी आए। तो यहाँ पे लिबरल फंडिंग की गई, पर जो फंडिंग का जो रिजल्ट जो है लोगों को देखने को मिला नहीं। तो अब लगभग इस 16 महीने की सरकार ये हो गई है। तो हमने इनको पूछा कि भैया बताइए कि आपने उस स्कीम को जो आपको पैसा आया तो आप उसमें क्या काम किया। तो उन्होंने कहा जी कमेटी बन गई है, कुछ इसमें पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था, कमेटी बनी है, इसलिए हम आगे काम नहीं कर सकते। तो मैंने जानकारी इनसे हासिल करने की कोशिश की, तो जो काम अभी तक हुए कितने % हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि 80% जो है ये स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ 19% पेंडिंग है। जबकि ग्राउंड की रियलिटी है कि 10% स्कीम भी कंप्लीट नहीं हुई है और 81% कंप्लीट होने का मतलब है कि आने वाले समय में कह रहे कि 10% भी स्कीम जो है आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, काम नहीं हुआ। और ये अपने कागजों में दिखाते हैं 81% हो गया। तो ये सरासर गलत है। ये सवालिया निशान हमने लगाया। और पानी का क्राइसिस अगर हम पूरे जम्मू शहर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हर एमएलए की बात करें, हर आदमी एमएलए ने कहा कि पानी का क्राइसिस है। और फिर आप कागज में झूठे अपने वो जो रिपोर्ट अपनी बनाने के लिए, अपने नंबर लेने के लिए, आप शाबाशी लेने के लिए गलत आंकड़े पेश करते हो, ये सरासर गलत है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, 50 के करीब जो वाटर सप्लाई स्कीम जो है
पूरी वॉश्ड आउट हो गई पिछले बारिशों में। पानी का इतना क्राइसिस है मेरे पूरे चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र में, उस मुद्दे को हमने मजबूती से यहाँ पे उठाया है। हैंडपंप नए मिलने चाहिए, उसको मुद्दे को उठाया है। फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे फॉरेस्ट की डिमार्केशन चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसमें क्या है कि मैंडेटरी है कि फॉरेस्ट वाला अकेला नहीं जा सकता, रेवेन्यू वाला जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड रेवेन्यू के पास है। तो फॉरेस्ट वाले जाते 50 साल 20 साल से जो जमीन पे खेती बाड़ी कर रहा है उसके ऊपर मुट्ठी ग्राउंड लगा लेवल पे आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, यही बात है कि ये सरकार ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखती नहीं है और यहाँ कागजों में बड़ी मजबूत दिखती है, और यही बात हमने असेंबली के अंदर रखी है। कौन में जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर डेटा जो है वो 80% दिया हुआ है। 81% उस पर डेटा, और इनका डेटा कि 81% स्कीम कंप्लीट हो गई है, जबकि 10% स्कीम भी कंप्लीट नहीं है, जो सरासर गलत आंकड़े हैं। ये 2019 में जल जीवन मिशन जो है, ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, इसको मिशन मोड में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम लागू की और इसके लिए पैसे भी मुहैया कराए और एडवांस पैसे जो थे वो दे दिए। 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो 3,000 स्कीम के आसपास है मेरे ख्याल। उनके लिए ये पैसा जो है वो सैंक्शन किया कि हर घर नल से जल देना है। लेकिन मैंने यही बात की है, ओपन चैलेंज किया है कि उस समय तो यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी और 2024 या 2023 तक ये बताते हैं कि हमने इतनी स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट कर दी हैं। हमने 80% स्कीम जो है वो कंप्लीट कर दी हैं, जो इनकी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और वॉकडाउन में आया है। सिर्फ 19% रह गई हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, सबसे इजी जोन हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 282 स्कीम जो है वो सैंक्शन हुई हैं, जिनके लिए पैसा भी हुआ। और अगर आपने 80% चला दी हैं तो मुझे लगता है 170 हो जानी चाहिए। तो मेरे साथ चलें, 15 मुझे बता दें जो कमीशनड है। आज भी लोगों को 10-10 दिन के बाद पानी मिल रहा है और वो भी क्वालिटी वाटर नहीं। पिछले दिनों जो है जब फ्लैश फ्लड आया था इसमें अभी सर्दियों वाला, तो 10 दिन मेरे लोगों को ये जानीपुरा और जिनको शीतली से पानी आता है, उस क्वालिटी ऑफ वाटर जो थी वो स्मेल भी कर रहा था। तो ये बातें जो है कथनी और करनी में फ़र्क है। तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, इन टोटलिटी नहीं। मैंने कहा सम ऑफ द ऑफिसर्स, उनका जो सोचने का तरीका है, जहाँ 5-6 साल जहाँ गवर्नमेंट नहीं रही, तो वो ये सोचते हैं कि हम हाकम हैं और वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द पीपल रिप्रेजेंटेड। तो इसलिए मैंने कहा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, कौन कौन ऑफिसर इसके लिए जुम्मेदार। मेंबर्स जो हैं इसी हाउस के मेंबर हैं और मुझे लगता है कि मुझे उन पे पूरा यकीन है जब आएगा, लेकिन मटीरियल ही इतना है कि उसको बाहर लाने। तो राजौरी की ANMT स्कूल के छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने राजौरी कालाकोट रोड पर धरना देते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से हॉस्टल, पेयजल और क्लासरूम से जुड़ी हुई समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की गई। अधिकारियों ने 10 दिनों के भीतर मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान नियमों के तहत किया जाएगा। राजौरी में पैरामेडिकल व दीगर तलबा की तरफ से राजौरी के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और कालाकोट राजौरी रोड बंद कर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या कारण है आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट का कारण ये है कि पहले तो हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे यहाँ के वॉशरूम साफ है। और जब हमने CMO सर को ये बात बोली, हमने उनको बोला कि हमारे पास टीचर्स भी नहीं है। उन्होंने हमें एक्सपर्ट की बात की है, हमने उनको बोला कि हमें एक्सपर्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको किस स्टैंडर्ड से, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपको एक्सपर्ट दे। क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? डॉक्टर का स्टैंडर्ड होता है, नर्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नर्स कोई काम नहीं करती है क्या? वो कैसे ये बात बोल सकते हैं कि सिर्फ डॉक्टर का स्टैंडर्ड है, नर्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है? हमारा ये है कि
हमारी फैसिलिटीज चाहिए, हमें हॉस्टल चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें वॉशरूम चाहिए, वरना हम यहाँ पे दोबारा सड़क पे उतरेंगे। जैसे सर ने हमें अभी आगे उठाया, वो हमें उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, वो हमें रिटर्न में लिख के दे, फिर हम यहाँ से साइड हो जाएंगे। अगर वो हमें रिटर्न में नहीं लिख के दे रहे, इससे पहले भी तो सीएमओ सर आएंगे ना, वो हमें क्या करेंगे? वो आगे हमारा तो स्टैंडर्ड ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि नर्स का क्या स्टैंडर्ड है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए था। एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी आपकी तरफ से एक इल्जाम भी लगाया गया, आप या जो आपकी तरफ से इल्जाम लगाया जाए कि आपको ये कहा कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये वर्ड किसने इस्तेमाल किया, किस बात को लेकर इस्तेमाल किया स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि बच्चे ने बोला कि हमें एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए, हमें पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए हमें अपने ट्रेड की। तो उन्होंने बोला आप लोग क्या हो और उनको क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से आप नर्सिंग कर रहे हो यहाँ पे, क्या आप लोग नीट करके आए हो यहाँ पे जो आप हम फैकल्टी दें? सर जो नर्सेज जो यहाँ पे हैं टीचर्स, वो नर्स नहीं है, वो हमें पढ़ा नहीं रही है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए बोल रहे हैं और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि आपने ऐसा वैसा कुछ किया तो हम आपको निकाल देंगे। ये कौन सी बात हुई सर? हम यहाँ पे बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करके आए, हमें तो कुछ समझ नहीं रहे ना, ये नर्स कुछ काम नहीं करती। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मुझे एक चीज और जानना, आपने कहा कि आपको धमकियां दी गई, क्या कहा गया धमकियों में आपको? यही कि आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो इसी तरीके से रहो, इधर खामोशी से रहो, बोलते हो आपको लोग भड़काते हैं। किस कोर्स के बच्चे हो आप यहाँ? एनेस्थीसिया, मल्टीपर्पस और ओटी के, एक्सरे, फार्मासिस्ट, 10th ग्रेड है। नहीं बोलना चाहती थी, मैं प्रिंसिपल हूँ एलएमटी स्कूल। बच्चों को डराते हैं यहाँ। अब सर आपने सामने देखा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, इवन की सर मेरे पास वीडियो भी है, इन्होंने मेरे साथ किस तरह से झगड़ा किया। और एक लड़की है बेचारी, सर मैं आपको अगर मैं बोली ना सर, मैं सीएमओ सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर सर मैं बोली तो नहीं बोलूंगी तो अच्छी बात है सर। ये टीचर अगर धमकी देते, देखो सर आपने सामने देखा बच्चों को धमकी देने वाली बात, सर मैं इससे बड़ी बात क्या कहूँ, मैं पोछा खुद लगाती हूँ सर। अगर सीसीटीवी फुटेज ठीक हो, मुझे क्लास का नहीं पता, वो बच्चे बताएं, लेकिन सर मैं यहाँ अपना काम कैसे चलाऊं मुझे बताओ। अगर ये टीचर यहाँ आपको नहीं मान रहे तो मुझे क्या मानते? मेरे पास वीडियो भी है सर इसका, मैंने सर को भी दिखाया। सर सॉरी टू से, लेकिन सर आपने इनको पकड़ के पूछो, पूछो इंक्वायरी चल रही है, वो अब पूछो जी हैं उसमें मैं सर पूछो सर मैंने मेल हैं, वो इंक्वायरी सर मैंने 49 ईयर में जाके बीएससी नर्सिंग किया था सर। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं प्रिंसिपल बन के आ गई। अगर मुझे पता होता सर, मैंने 2.5 साल 2 साल के बच्चे जाके मैंने पीजी किया, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद मैं ट्यूटर बनी, बीएससी किया, आगे पढ़ी। लेकिन सर मुझे पता होता तो मैं नहीं पढ़ती। कहते हैं ना कि बेटियों को पढ़ाने दो, मैं डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि मेरी एक टीचर होकर मेरे बच्चों को किस तरह से सर, और सर फिर आगे मैं बोलती नहीं, आप खुद देख लो। देखिए और ज्यादा अच्छा पढ़ना, आपको फिर उसी स्टेप पे आगे जाना है, जहां आप चाह रहे थे टारगेट, उस टारगेट को अचीव करो। तो वही इन बच्चों को मैंने एज ए फादर, एज ए पेरेंट, एज ए सीएमओ, एज ए टीचर, एज ए हेड, मैंने कसम खा के कहता हूँ कि मेरा इन बच्चों को ये कहना था कि ये बच्चे फिर वही लेवल पे पढ़े, वहां पहुंचे। देखिए सर, आप देख लें कि आपका मीडिया ने आज तक, मेरे यहाँ 30-40 साल से ये बिल्डिंग बंद है। राकेश जी आपने पहले इनवाइट किया था इस पे, मैंने 92.7 लाख का मैंने डीपीआर बनवाया, अभी तक मैंने ऊपर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं जितना मेरे लेवल में करता हूँ मैंने किया है। आपको आधार कार्ड चाहिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा। सर वो आपने जो काम किया वो बच्चों पे एहसान नहीं है, वो आपका फर्ज है, वो हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें ये हैं बच्चों की तरफ से, जो बच्चों की चाहिए, जो बच्चों को चाहिए, बुनियादी सहूलियात बच्चों को चाहिए, आपके पास दस्तयाब नहीं है। अगर 20-25 साल से या 30 साल से आप बात कर रहे हैं, आज बच्चियां बाथरूम के लिए घर दोबारा जाना पड़ता है उनको। देखिए सर, दूसरा वर्ड, अगर आप इन बच्चों को धमकी देंगे तो आप क्या समझते हैं बच्चे पढ़ पाएंगे? तीसरी बार जो मैं आपसे बात एक पहले भी अंदर भी पूछी और यहाँ भी पूछूंगा, ये वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया इन बच्चों के लिए कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं? सर स्टैंडर्ड वाला वर्ड नहीं यूज किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की गायनेकोलॉजी विभाग द्वारा आज एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्रों, इंटर्न्स और फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया है। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य स्त्री रोग से जुड़ी कई नई तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्टूडेंट्स को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना रहा। इस अवसर पर जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने कहा
कि मेडिकल क्षेत्र में लगातार हो रही तकनीकी बदलावों को समझना समय की मांग है। वहीं गायनेकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने विभाग की उपलब्धियों और नई तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों के कौशल विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि एक रिमोट मेडिकल कॉलेज पीर पंजाल में देश भर से जो गायनी और ऑप्स के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ हाजिर हुए हैं। ये एक एकेडमिक एक्स्ट्रावेगेंजा है, ये एकेडमिक फीस्ट है, ये एकेडमिक फेस्टिवल है जिसमें वो नई नई टेक्निक्स वर्कशॉप होंगी, जिसमें लाइव वर्कशॉप करेंगे। गुजरात से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शुक्ला साहब आए हैं, हमारे जो डॉक्टर आरसी शर्मा है, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण है, डॉक्टर शफीका बानो है। तो ये बड़े बड़े नाम जो गायनी और ऑप्स में है वो डॉक्टर चंदा होने वाला है। और ये जो फ़ायदा बेसिकली ये पास ऑन होगा पेशेंट्स को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका मेडिकल कॉलेज एक कांस्टेंट गति से तरक्की कर रहा है और ये अब आने वाले मुझे लगता है 6 महीने 1 साल में एक पूरी तरह से एक टर्शरी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। जो एक पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तो अब ये एक पूरा मेडिकल कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर रियाज भाटिया, जम्मू ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी। इसमें हमने गुजरात बड़ौदा से 2 सर्जन आए हैं हमारे पास, एंडोस्कोपिक सर्जन्स, डॉक्टर दिवेश शुक्ला एंड डॉक्टर शिल्पी शुक्ला। तो इसमें हम जो एडवांस एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं जो अभी हम कम परफॉर्म कर रहे थे उसमें हम एक्सपर्टाइज लेंगे इनसे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और विल स्टार्ट डूइंग दोस सर्जरीज आल्सो। कल हमने लाइव वर्कशॉप करनी है, आज हमारा साइंटिफिक सेशन है यहाँ पे। लाइव वर्कशॉप में हम ना सर्जरीज करते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि ये कैसे की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो उसका बहुत फ़ायदेमंद है। आने वाले जो फ्यूचर है वो एंडोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे हम एंडोस्कोपिक सर्जरी कर लेंगे, वी आर होपफुल के हम गवर्नमेंट से रोबोटिक सर्जरीज की डिमांड करेंगे और रोबोटिक सर्जरीज आने वाले पुंछ जिले की ही मस्तनधारा में सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा शहीद सूबेदार स्वर्गीय राम सिंह की याद में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला यहां पंजाल वॉरियर्स और हिल व्यू सेना के बीच में खेला गया, जिसमें पंजाल वॉरियर्स ने 50 रनों से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। हारून भट्ट को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है और अजहर भट्ट को बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि स्मेयर मुगल को बेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया। 7 दिनों की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय युवाओं में खेल भावना देना था, जिसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था इंडियन आर्मी का, जो हमारी यूथ को मोटिवेट करता है गलत चीज़ों पे ना जाने के बजाय सही रास्ते पे चलने के लिए। हमारी यूथ जो है उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज आप देखोगे नेशनल लेवल तक हमारे जो है नौजवान इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ये बिछड़ा हुआ एरिया है जो खासकर बफलियाज का एरिया, यहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि यूथ के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है करने की। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई करके वो कोई गवर्नमेंट जॉब ही करे, वो अपना नाम किसी भी फील्ड में रोशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन आर्मी इस चीज़ को बूस्ट कर रही है यूथ को आगे लाने के लिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी टूर्नामेंट करवाए जाएँ यूथ को एंगेज रखने के लिए। और फीमेल्स के ऊपर खास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा जो बफलियाज का एरिया है जो 61 RRKOR में है, यहाँ पे खासकर फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं, क्योंकि हमारी वुमेन्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं मोस्टली, उनको 12th के बाद इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवाई जाती है, लेकिन स्किल हर इंसान के अंदर है, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इन एरियाज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए, खास करके फार फ्लंग एरियाज़ में। तो मुझे बहुत आज सुबह से देख के बेहतर लगा कि यहाँ जो स्टेडियम है, ये हमारा पिच जो हमारी खेलने की ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ स्पोर्ट को पैसा दिया जाए और जो ये फ़ौज रनिंग इस वक्त ये करा रही है, मैं फ़ौज का बहुत इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे नौजवानों का जो दिलजोई उन्होंने क्लब की है, नौजवानों की यूथ को जो ये माइंड में दिखाया है कि खेल कूद से फ़ायदे हैं। तो मैं आपका साफ़ी का भी और यहाँ आए हुए हमारे सरपंच हजरात जो ब्लॉक बफलियाज से हैं, मैं भी सबका हम फ़ौज इंडियन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मेहमानों का भी। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे कि ये चारों हमारे बिल मुकाबला ये जगह जो है, यहाँ आप देख रहे हो
इसमें कि यहाँ पत्थर है, ये जो हमारी जो है स्पोर्ट का पैसा दिया जाए, यहाँ ये पिच बनी चाहिए, मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। आर्मी जो है ना, ये एक अच्छा रोल प्ले कर रही है हमारे लोगों को, खासकर जो यूथ है, ये ऐसे मैचेस करवा के और हर लिहाज से जो है यूथ को जो है ना ये प्रमोट कर रही है। आप जानती हैं कि जैसे आजकल जो यूथ है, बेहतर यही है कि वो इन एक्टिविटीज़ में और गेम्स में रहे, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है ये ड्रग्स का दौर चल रहा है, तो उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं आर्मी जो 61 RR है उसके तमाम ऑफिसर्स और जो यहाँ पर मुतलका कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनको मैं। तो रियासी की पौनी तहसील के ही भारक इलाके में आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सड़क पर पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला और बाइक चालक दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत सहायता के लिए आगे आए। लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत भारक स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें PHC पौनी रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल ने बंदे आए, वो आखा 3 बैठे थे, आखा 2 बैठे थे। अच्छा। तो मोटरसाइकिल बड़ा स्पीड था बाहर सा ग्रिफ कैंप के गेट के बाहरों जा रहे तो उन्हें पिछू मोटरसाइकिल मारा। उनका कार्रवाई कर पैसे देने दिहाड़ीदार बंदे कुत्थों देने पैसे, बड़े लोगों को पैसे मोटरसाइकिल लेते समझाइए चल समझे चल ना, पैसे तो खर्चा देंगे पूरा जो लगेगी उस कुड़ी। स्पीड बड़ी होंगी है। दूसरा इससे SHO साहब कोई नाका लान, कोई 2 बंदे ऐसे भेजन, लोकल नहीं होने चाहिए, जो भी बाइक है जिसका कागज नहीं है कुछ नहीं है वो चुके थाने लाउन। और ये बाइक जी एक्सीडेंट होया यह देखो एक कंडीशन देखो, कोई टायर है कि नहीं है। इस वास्ते अस SHO साहब रिक्वेस्ट करने कि यदा कोई हल किया जाए भारत का, क्योंकि इतने बहुत स्पीड कन्नै बच्चे चलते हैं और नाबालिग बच्चे। अज जो सर हादसा पेश होया इहदे बारे की जानकारी की होया? ये तो सर बहुत ही स्पीड। जिला पुंछ के खनेतर गांव में ही यहां कलसा मोहल्ला के लोगों ने प्राइमरी स्कूल में शिक्षा सुविधाओं की बिगड़ती हालत पर गहरी चिंता जताई है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल में अभी 95 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनके लिए शिक्षा विभाग ने मात्र 1 टीचर को नियुक्त किया है। ये एकमात्र टीचर सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। लोगों के मुताबिक इस टीचर को बूथ लेवल ऑफिसर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जिससे स्कूल में नियमित तौर पर पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है और बच्चों के अभिभावकों ने जिला पुंछ प्रशासन और शिक्षा विभाग में ही यहाँ स्कूल में अतिरिक्त टीचर नियुक्त करने की मांग कर दी, ताकि बच्चों की पढ़ाई और प्रभावित ना हो। उन्होंने स्कूल के भवन की भी मरम्मत करवाने की जरूरत पर बल दिया। बहुत खस्ते वाली है सर, स्कूल हमारे की बहुत दिक्कत आ रही है। वो जैसे बेंच का वो स्कूल क्रैच हुआ था तो उसके ऊपर पहाड़ी लगी थी, ऐसे ये भी है। बाथरूम भी डैमेज है, जो किचन है वो भी है। तो इसलिए हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानी, ज़रा सारी बारिश होती है तो बच्चे घर में आ जाते। और 1 टीचर है वहाँ पर, वो भी BLO है। तो इसलिए हमें वहाँ पर टीचर चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए। BLO वो BLO का काम करे, लोगों का काम करे या स्कूल का काम करे, बच्चों को पढ़ाए। 90-95 बच्चा है वहाँ पर, तो इसलिए बहुत परेशानी है, दिक्कत है। ना ही तो वहाँ पर रोड जाती है, ना ही कुछ है। हमें ये सहूलियत चाहिए बच्चों के लिए, वहाँ पर बिल्डिंग बननी चाहिए और वहाँ पर होना चाहिए 1-2 टीचर तो ज़रूरी है, लाजमी होते हैं, होना ही चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आती है। वो खुद अपना काम करे या बच्चों को पढ़ाए। स्कूल में 1 टीचर है और 90 बच्चा है और वो भी BLO है। वो पढ़ाएगा कि या BLO का काम करेगा? इसलिए हमारी मीडिया से ये गुजारिश है सर, आप उधर से 6 किलोमीटर दूर से चल कर यहाँ पे आए, हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ये गुजारिश है कि हमें बिल्डिंग थोड़ी रिपेयर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ताकि हमारे बच्चे कल बच सके। 90 बच्चा है, 1 टीचर है, वो भी BLO का काम कर रहा है। आप स्कूल में हमें बहुत दिक्कत है, बच्चों की भी और बिल्डिंग की भी। पिछले साल बेंच के अंदर भी जी उसी दौर में ये भी बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरी, लेकिन दीवारें टूटी बची हैं। आप बताओ कि यह बच्चों का क्या हाल होगा बारिशों में अगर बच्चे।
थन्ना मंडी में मुगल दरबार से लेकर अपर छुरंग करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क की खस्ता हालत ने स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इस सड़क का कुछ हिस्सा स्थानीय लोगों ने करीब 5 साल पहले चंदा इकट्ठा करके बनवाया था, लेकिन बाकी हिस्सा अभी भी खराब हालत में है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ हमेशा हादसों का डर बना रहता है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। और इस सड़क का निर्माण और मरम्मत का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होना है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। और ये हमारी रोड है मुगल दरबार से ऊपर छुड़ुंग मोहल्ले की रोड है ये। और इस रोड का जो काम है ये जो है वो टेंडर पास हो चुका है और अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है। और ये जो हमारी रोड है ये रोड की खस्ता हाली हो गई है पूरी, और रोड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हमारी यही मांग है कि हमारी ये रोड दी जाए, और हम ठेकेदारों से भी और यहाँ के जो भी महकमे वाले हम उन सब से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो रोड है ये जल्द से जल्द निकाली जाए। और जो भी PMGY की रोड थी वो अभी सब निकल चुकी है और हमारी रोड अभी तक निकली नहीं है। हमारी यही सबसे अपील है, और DC साहब से भी जो भी महकमे वाले हैं सबसे यही अपील है कि हमारी रोड का जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। ये रोड हमने अपने खर्चे पे आज से 5 साल पहले इसकी कटिंग करवाई थी, अपनी ज़मीनें देकर। खुद की ज़मीनें, अपनी मलकी ज़मीनें हमने कटवाई और पैसे भी खुद हमने लगाए और ये रोड हमने बनवाई थी। उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा अगर कोई डिस्प्यूट आता है कहीं किसी का, मतलब तो वो रोड ये बंद हो जाती है। अब इसका ये है कि इसका टेंडर लग चुका है रोड का, ये PMGSY के थ्रू रोड है। इसका काम, बाकी तमाम रोडों का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन इस रोड का अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसमें हमें बहुत दिक्कत है। हमारा बंदा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हम यहाँ से उठाकर अपने कंधे पे 6 किलोमीटर नीचे लेके जाते हैं रोड में। तो उसके बाद में हमें और भी इसकी वजह से बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है। हमें राशन वगैरह लाना हो उसमें भी दिक्कत आती है, जैसे मकान का कोई। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।